नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे आइडिया का सफर जिसने हमारे विज्ञान की नींव ही बदल दी। ये कहानी है परमाणु की। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सीधा सादा सा विचार समय के साथ और ज्यादा गहरा और ज्यादा पेचीदा होता चला गया। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अपने आसपास की हर चीज को देखिए। हवा, पानी, ये स्क्रीन, खुद हम। आखिर ये सब बना किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब हमें पदार्थ के बिल्कुल दिल में ले जाता है। और इस बड़े सवाल का जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, परमाणु, या जिसे हम एटम कहते हैं। मतलब पदार्थ का सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा। वैसे तो ये आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन इसे साइंस की दुनिया में ठीक से स्थापित करने का क्रेडिट जाता है जॉन डाल्टन को। उन्होंने ही इसे एक वैज्ञानिक थ्योरी का आधार बनाया था। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1808। यहीं से हमारी एटम की आधुनिक कहानी शुरू होती है, जॉन डाल्टन की उस क्रांतिकारी थ्योरी के साथ। डाल्टन ने ना 4 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बातें कहीं। पहली, दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास सोना है तो उसके सारे के सारे परमाणु एक जैसे होंगे। तीसरी बात, सोने के परमाणु चांदी के परमाणु से अलग होंगे, बिल्कुल अलग। और चौथी बात, यही परमाणु आपस में जुड़कर अणु या यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर पानी बना देते हैं। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात थी। पर जैसा कि हम जानते हैं, साइंस कभी एक जगह नहीं रुकता। डाल्टन ने जो नींव रखी थी उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया। तो चलिए अब देखते हैं कि परमाणु के बारे में हमारी आज की समझ डाल्टन के समय से कितनी बदल गई है। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। डाल्टन के लिए परमाणु एक चीज थी, एक कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज हम परमाणु को उसके काम से पहचानते हैं। आज की परिभाषा ये है कि परमाणु वो सबसे छोटा कण है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मतलब फोकस क्या है से हटकर क्या करता है पर आ गया। तो इस मॉडर्न परिभाषा की 2 खास बातें हैं। पहली तो हम देख ही चुके हैं कि एक केमिकल रिएक्शन की सबसे छोटी यूनिट है। और दूसरी बात जो बहुत ही जरूरी है वो ये कि एक परमाणु का आमतौर पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मतलब वो अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो हमेशा दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर रहता है। ये नियम सुनने में जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि परमाणु एक तरह से बहुत सोशल होते हैं। उन्हें अकेलापन पसंद नहीं। वो हमेशा स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए दूसरे परमाणुओं से जुड़कर अणु या यौगिक बना लेते हैं। और यही जुड़ाव, यही बंधन हमारे आसपास की हर चीज को बनाता है। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ हर नियम की पड़ताल होती है। तो क्या ये नियम कि परमाणु अकेले नहीं रह सकते हमेशा हर हाल में सच है, या फिर कुदरत में कुछ ऐसे भी हैं जो इस नियम को तोड़ते हैं? तो चलिए अब मिलते हैं उन खास रूल ब्रेकर्स से। ये प्रकृति के वो सदस्य हैं जिन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं, यानी जिनके परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और ये हैं हमारी नोबल गैसेस, यानी उत्कृष्ट गैसें। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 के सदस्य हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इनके परमाणु इतने स्टेबल होते हैं, इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि उन्हें किसी और से जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अकेले आजाद घूम सकते हैं। ये हमारे मॉडर्न नियम का एक शानदार एक्सेप्शन है। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक सीधे साधे ठोस आइडिया से। और हम पहुंचे कहाँ? एक ऐसी समझ तक जो कई ज्यादा गहरी है, जिसमें नियमों के साथ साथ अपवादों के लिए भी जगह है। ये सफर हमें दिखाता है कि असल में साइंस काम कैसे करता है। देखिए, 1808 में डाल्टन ने एक नींव रखी और आज की हमारी समझ उसी नींव पर बनी एक बड़ी और बेहतर इमारत जैसी है। मतलब साइंस कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं, बल्कि एक कहानी है जो लगातार बेहतर होती जाती है। और आखिर में ये सवाल कि परमाणु की ये पूरी कहानी हमें साइंस के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि ज्ञान का सफ़र हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसमें पुराने आइडियाज़ को परखा जाता है, उन्हें चुनौती दी जाती है और फिर उन्हें बेहतर बनाया जाता है।
मतलब एक सही जवाब मिल जाने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछते रहना।